हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान धवन एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़। एंड इस चैनल पे आपको अब से रेगुलर वीडियोस मिलेंगी बिजनेस स्टडीज़ की। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, जो कि है 3 टाइप के। सबसे पहला होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जो कि ओन्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं और मैनेज होते हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं टाटा का, रिलायंस का। ठीक है, और इनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट आता है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर क्या होते हैं? जो कि ओन्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं और मैनेज होते हैं। कौन करता है ये कंट्रोल मैनेज? ये करते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। किसको? पब्लिक को। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों जॉइंटली यानी कि साथ में काम करते हैं। ठीक है, किसके लिए? ताकि वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सके और मिनिमम कॉस्ट पे कर सके। ठीक है, आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? देखो, सोल मतलब क्या? सिंगल यानी वन, और प्रोप्राइटर यानी ओनर। तो इसमें क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? हमारे पास एक सिंगल ओनर होता है। तो यानी कि बिजनेस कंट्रोल भी वही करेगा, मैनेज भी वही करेगा। ठीक है, अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप्स के कुछ फीचर्स होते हैं, पहले वो देखते हैं। हमने देखा सबसे पहले क्या? सिंगल ओनरशिप, यानी एक अकेला इंडिविजुअल है, यही क्या करेगा? इस बिजनेस को चलाएगा, रन करेगा। ठीक है, तो कैपिटल जो होगी, कैपिटल क्या होती है हमारी? जो भी हम बिजनेस को रन करने के लिए लगाते हैं स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल कौन लेकर आएगा? वही सिंगल इंडिविजुअल लेकर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्लोजर और फॉर्मेशन। क्लोजर और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमें सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना है तो उसके लिए हमें किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम जब चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे बिजनेस को बंद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो इसे गवर्न करता हो। आप इसे LAW कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पहले लाइबिलिटी समझ लेते हैं। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा हमने क्रेडिटर से उधार ले रखा है हमें उसे पे करना होता है, इसे हम कहते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर इन केस हमने 20 लाख क्रेडिट पे ले रखा है और इन केस अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे होते हैं और हम इसे सेल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। और सेल करने के बाद हमें यहाँ से 15 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ कम पड़ गए हैं, ये आपको अपने घर से लेके आने पड़ेंगे। यानी कि कहाँ से लेके आने पड़ेंगे? अपने घर से लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसके लिए पर्सनली क्या होते हैं? लाइबल होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और ये इसका क्या है? एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि इन केस अगर आपके एसेट्स कम पड़ जाते हैं बिजनेस के सेल करने के बाद और अमाउंट जो है वो फुल्ली रिकवर नहीं हो पाता, तो आपको अपने घर से पैसे लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, अपने घर के एसेट्स बेच के आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। अब देखो, सिंगल ओनर है तो जो भी उसका रिस्क होगा, अगर ये इसका जो बिजनेस है वो लॉसेस में जाता है तो वो पूरा लॉस भी उसी को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा इससे वो भी पूरा किसका होगा? वो सिंगल इंडिविजुअल का होगा। ठीक है, उसे किसी के साथ भी ये प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर नहीं करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। यानी कि जो सिंगल ओनर है, अगर इन केस मान लो इसकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर इसकी डेथ हो जाती है तो इस केस में क्या होता है? हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है। उसके बाद है वन मैन कंट्रोल। ये तो हमने देख ही लिया, सिंगल इंडिविजुअल है तो पूरा कंट्रोल किसका होगा? उस सिंगल इंडिविजुअल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप करने के क्या क्या हमारे पास फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो सिंगल ओनर है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना डिसीजन फटाफट से ले सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा जो फुल जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो किसका है? वो सिंगल इंडिविजुअल का है। ईजी टू फॉर्म होती है और डिजॉल्व कर सकते हैं, उसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि कोई लॉ नहीं है इसको गवर्न करने के लिए। ठीक है, जब चाहो बनाओ, जब चाहो आप इस बिजनेस को खोल सकते हो और डिसॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। हमारे पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है हमारी, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो हमें किसी को भी दिखाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। नेक्स्ट है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, यानी कि सेल्फ एक मोटिवेशन होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, इसका जो पूरा प्रॉफिट है वो सिर्फ मेरे को ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर इसके लिए मुझे 12 घंटे या फिर 16 घंटे भी काम करना पड़े तो जो सिंगल इंडिविजुअल होता है वो एग्री होता है इतना काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पता है पूरा प्रॉफिट उसी का ही है। ठीक है,
चलो अब हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो अब इसके हम कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या इसके नुकसान है। सबसे पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो सिंगल इंडिविजुअल है वो एक लिमिट तक ही कैपिटल लगा सकता है, ठीक है। तो इसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। और हमारी सेम बिजनेस की लाइफ भी कैसी है, लिमिटेड। मैंने अभी बताया था अगर जो आपका सिंगल इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर उसको कोई डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेच के अपने बिजनेस का जो लोन ले रखा होगा अपने क्रिएटर को जो पे करना होगा वो आपको अपने पर्सनल एसेट बेच के भी पूरा करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि जो सिंगल इंडिविजुअल होता है वो हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, ये दूसरा टाइप है हमारा, ये क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोल सकते हैं, HUF भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहाँ से गवर्न होता है, ये है गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसका मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से कहता है कि आपको HUF को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। अच्छा, इसकी दो बेसिक कंडीशन होती है, क्या क्या होती है, एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए आपकी फैमिली में, ठीक है, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, HUF के कुछ फीचर्स देख लेते हैं जल्दी से। HUF बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है, अभी अभी हमने देखा। और इसमें 2 लोग होते हैं, कौन कौन, देखो सबसे पहले एक होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है, एल्डर मेंबर, फैमिली का एल्डर मेल मेंबर, कौन सा मेंबर, मेल मेंबर, ठीक है। और बाकी जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स, क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। और ये कर्ता कौन होता है, मेल मेंबर होता है, एल्डर मेल मेंबर, ठीक है। और इसकी लाइबिलिटी भी कैसी होती है, अनलिमिटेड, जो कि अभी हम देख कर आए हैं, ठीक है। पर्सनली लाइबल होता है ये सारे डेट के लिए। लेकिन जो को पार्टनर्स होते हैं, यानी कि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, वो कैसे, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके बहुत सारे बेटे हैं, ये 4 सन बना लेते हैं हम इनके, ठीक है। ये सबसे बड़ा वाला है, इसको हम बिग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारे अभी फिलहाल जो हमारे दादाजी हैं वो क्या हो गए, हमारे कर्ता हो गए, ठीक है। तो इनकी जो लाइबिलिटी होगी वो कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। लेकिन जो इनके बाकी 4 बेटे हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। और इनको हम क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल कौन कंट्रोल करेगा, सीनियर मोस्ट मेंबर जो है, यानी ये जो दादाजी हमारे इस केस में करता, वही इस बिजनेस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है, माइनर मेंबर क्या होता है और मेजर मेंबर क्या होता है। 18 ईयर्स से अगर आप बिलो हो तो उसे हम बोलते हैं माइनर मेंबर, ठीक है। अगर आप 18 ईयर्स से अबव हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर मेंबर, ठीक है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या माइनर मेंबर जो है वो इस पार्टनरशिप जो ये HUF है इसका मेंबर बन सकता है या फिर नहीं, को पार्टनर बन सकता है या नहीं। तो इसमें एक कंडीशन है कि मेंबरशिप बाय बर्थ मिल जाती है, यानी कि जैसे ही अब इनका कोई सन होता है तो वो बाय बर्थ क्या बन जाएगा, इस HUF का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब HUF के थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, HUF के हम थोड़े से मेरिट्स देख लेते हैं। पहला क्या, इफेक्टिव कंट्रोल। हम मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे दादाजी हैं वो सारे जो डिसीजन लेंगे वो कैसे लेंगे, अच्छे से लेंगे, इफेक्टिवली लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी कि अब ये जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा। अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके जो सन होते हैं उन पे ये बिजनेस क्या हो जाता है, पास ऑन हो जाता है, ठीक है। जो भी ये बड़े वाले होंगे, ये हो गए एल्डर मेंबर, अगर इनको कुछ हो जाता है तो ये बन गए एल्डर मेंबर, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएंगे, अब ये बन जाएंगे कर्ता, ओके। तो ये बिजनेस क्या है, पास ऑन होता रहता है, तो इसीलिए इसमें बोला है कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये देख लिया हमने, इन सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अभी कैसी है, लिमिटेड है, ठीक है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, जब पता है हमें कि ये जो बिजनेस है हमारा वो आपस में ही हम लोगों को रन करना है, ठीक है। ये जो जितना भी इसका प्रॉफिट होगा वो पूरा फैमिली के अंदर ही रहने वाला है, तो हम इस बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, लॉयल हो जाते हैं और आपस में कोऑपरेशन करके काम करने लगते हैं, कोऑपरेट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। चलो अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, एक ही फैमिली है, लिमिटेड कैपिटल होगी इनके पास भी, ठीक है। फिर है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, तो हम ये मान सकते हैं कि अपनी दादागिरी चलाएंगे एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ये आपस में एक ही फैमिली है, ठीक है। तो इनकी भी जो स्किल्स होगी वो क्या होगी, एक हद तक लिमिटेड होगी, ठीक है। ये बाहर से किसी को हायर तो कर नहीं रहे, खुद ही बिजनेस रन कर रहे, तो इनकी स्किल्स भी क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, ये जो कर्ता है हमारे, इनकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम क्या, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और वो एग्री करते हैं कि अपने जो प्रॉफिट और लॉसेज होंगे वो आपस में हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिजनेस जो है या तो सारे मिलके भी चला सकते हैं या फिर कोई एक मेंबर भी या एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पे बिजनेस को रन कर सकता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर मेंबर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, चलो पार्टनरशिप के हम थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन करने के लिए कहाँ पे बोला गया है हमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। लेकिन ये कैसा है, ऑप्शनल है। क्या है ये, ऑप्शनल। आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा भी सकते हो या फिर नहीं। ठीक है, इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब तो हम अच्छे से समझ गए हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्या है, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग कैसे, जो रेशियो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, स्पेसिफाइड रेशियो, ठीक है, उसी रेशियो में हम अपना प्रॉफिट बांट रहे थे, तो अपना जो लॉसेज होंगे या फिर जो हमारे रिस्क होंगे वो भी उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है, जो रेशियो हमने डिसाइड करके रखा होगा पहले से, 2:3 भी हो सकता है ये, ठीक है, ये 5:4 भी हो सकता है, ये कोई भी रेशियो हो सकता है जो भी आपस में पार्टनर्स ने डिसाइड करके रखा है। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, सबको परमिशन होती है कि कोई भी जो पार्टनर है वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर हम देखें तो मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ऐसा कहाँ पे लिखा है, रूल 10 कंपनीज एक्ट 2014 में लिखा है। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए और मैक्सिमम 50। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक पार्टनर अगर गलती करता है तो वो सबके ऊपर बाइंडिंग होती है। मान लो एक पार्टनर है, उसने ड्रग्स का बिजनेस कर लिया, ठीक है, ये A, B, C हमारे 3 पार्टनर्स थे, और B वाले ने क्या कर लिया, ड्रग्स का बिजनेस कर लिया। तो अगर पुलिस पकड़ने आएगी तो वो A को भी साथ लेके जाएगी और C को भी साथ लेके जाएगी। ठीक है, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्टनर्स। एक की गलती है तो सबको सज़ा मिलेगी। ठीक है, चलो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट भी बन जाता है ना, एक की गलती सबको सज़ा मिलेगी अब। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ क्या, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कैसे, कि जब तक ये तीनों पार्टनर्स आपस में कंफर्टेबल हैं, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तब तक तो ये बिज़नेस चलाएंगे। और जब किसी का मन नहीं हुआ बिज़नेस करने का, मान लो ये जो A था, इसको यहाँ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और इसको जाना है बाहर, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। ईजी टू फॉर्म होती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, जो ये पार्टनर्स होते हैं ना, ये वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, किस बेसिस पे, अपने स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, तो इसीलिए जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे होते हैं, इफेक्टिवली लिए जा सकते हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमारे पास थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है क्या, रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग हमने देख लिया, सेम रेशियो में रिस्क शेयर करेंगे जिस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा भी था, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं भी पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है। किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। यही अगर कंपनी के केस में अगर आप देखते हैं तो उनको अपने अकाउंट्स पब्लिश करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में रिक्वायर्ड नहीं होते कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं बाहर पब्लिश करो या नेट पे अपलोड करो। ठीक है, आ जाओ अब इसके फटाफट से डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी देख लिया, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है यहाँ पे, अनलिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों कह रहे हैं, और पीछे कह रहे थे कि ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF अगर हम लेते हैं तो इनसे ज़्यादा होते हैं इनके पास फंड्स, लेकिन अगर हम कंपनी से कंपेयर करते हैं तो कंपनी से कम फंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला है, लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आ जाओ क्या, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा भाई, सब जैसे A अलग है, B अलग है, C अलग है, तो सबकी सोचने की जो अपना ओपिनियन होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसीलिए आपस में कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ क्वांटिटी। लैक ऑफ क्वांटिटी क्यों है, अगर एक भी पार्टनर की, जैसे A की अगर डेथ हो जाती है तो ये जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ क्वांटिटी। ये बिजनेस कंटिन्यू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट्स है यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हम पब्लिश ही नहीं कर रहे कहीं पे, तो जो बाहर की जो पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा हमारे ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये हमने देख लिया कि अगर एक पार्टनर कोई गलती करता है तो सबके ऊपर क्या होती है, बाइंडिंग होती है। ठीक है, चलो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।